नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आरजू साईं और मैं हूं आपके साथ शीनम शर्मा। तमाम खबरें आपको विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले बात एक बड़ी खबर की कर लेते हैं। देहरादून में सीएम धामी ने लोगों की समस्याओं को जाना है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीएम आवास के मुख्य सेवक सदन में लोगों की समस्याएं सुनी हैं और सीएम ने इन समस्याओं को लेकर अफसरों को तत्काल निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि लोगों को परेशान ना होना पड़े, लोगों की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर देखें और उनका समाधान करें। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को 2 टूक निर्देश दिए हैं। सीएम ने कहा कि जनता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए और फाइल पेंडेंसी कल्चर खत्म करें। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समस्या के समाधान का ब्यौरा भी अधिकारी जरूर दें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पहला कार्यकाल 6 महीने का रहा, पर इस बार 6 महीने के अंदर चुनाव लड़ने के साथ अगले 5 साल प्रदेश के विकास की चुनौती है। 23 मार्च को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले पुष्कर सिंह धामी ने अपने फैसलों से साफ संकेत दिया है कि वो कंप्लीट प्लानिंग से काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जहां अधिकारियों और कर्मचारियों को ऑफिस वक्त पर आने से लेकर काम का हाल सुधारने की चेतावनी दे चुके हैं, वहीं करप्शन से जेब गर्म करने वालों को भी मुख्यमंत्री बख्शने के मूड में नहीं है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वागत में गुलदस्ते और गिफ्ट लाने से साफ मना कर दिया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि ये सब काम इसलिए किए जा रहे हैं ताकि आम लोगों को कोई दिक्कत न हो। हम चाहते हैं कि यहाँ पर स्वच्छता का वातावरण बढ़े, यहाँ पर पारदर्शिता का वातावरण बढ़े, यहाँ पर मितव्ययिता का वातावरण बने, यहाँ पर भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण निर्मित हो और सरलीकरण, समाधान और निस्तारण जो हमने मंत्र को अपनाया है वो मंत्र आम जनता के लिए फायदेमंद हो, आम जनता के लिए लाभकारी हो, उनको कहीं पर भी किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, उसको लेकर एक। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो पूरे देश के अंदर उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद एक जो नई कार्य संस्कृति आई है, नया कार्य व्यवहार आया है, वो सभी जगह लागू होना चाहिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी के तौर तरीकों का असर उनकी टीम के मंत्रियों पर भी नजर आ रहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कहना है कि अफसर कर्मचारियों को मजे की नौकरी की आदत छोड़नी होगी और अटैचमेंट के नाम पर मौज मारने वालों की अब खैर नहीं, जबकि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री घंटों काम कर रहे हैं। हमने उनको 100 दिन के अंदर परिणाम देने के लिए कहा है और मेरा पूरा विश्वास है कि जिसका पुष्कर सिंह धामी जी काम कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। इस प्रदेश को जिस विश्वास के साथ जनता ने हमें जिम्मेदारी है, उस विश्वास पर खरा उतरेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हार के बावजूद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर दोबारा भरोसा जताया है और ऐसे में मुख्यमंत्री के ऊपर उत्तराखंड को एक स्वच्छ और पारदर्शी सरकार देने की जिम्मेदारी है और उसी सोच और प्लान के साथ सीएम धामी ने काम शुरू कर दिया है। दीपांकर भट्ट, न्यूज 18 देहरादून। देहरादून से भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ी हुई है। भारती, सीएम धामी लगातार एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पहले भ्रष्टाचारियों के खिलाफ ऐप और अब सख्त निर्देश। बिल्कुल, हर मंच पर सीएम ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जनता को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और इसके लिए अधिकारियों को अपने काम के तरीके में बदलाव करना होगा। सीएम ने दिन निर्धारित यहाँ पर कर दिए हैं किसी की समस्याओं को सुनने के लिए और जनता मिलन के लिए उन्होंने हर दिन को रखा है जब मुख्यमंत्री की उपलब्धता रहेगी। इसके लिए एक नंबर यहाँ पर जारी किया गया है, उस नंबर पर कंप्लेंट्स नोट की जाती हैं और अगर किसी को पर्सनली मिलना है सीएम से तो वो भी यहाँ पर नोट डाउन करके उसको अपॉइंटमेंट दिया जा रहा है। तो इस तरीके से पूरा शेड्यूल सीएम ने बना लिया है ताकि जनता को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना पेश आए। साथ ही साथ जिस मंच पर सीएम जा रहे हैं, चाहे वो टूरिज्म की कॉन्फ्रेंस रही हो या फिर कोई और प्रोग्राम, वहां पर अधिकारियों को 2 टूक ये कहा जा रहा है कि अपने काम के तरीके को बदलिए, पूरा ब्यौरा रखिए, कितनी समस्याएं आ रही हैं उसको नोट डाउन कीजिए, उन समस्याओं में से कितनी समस्याओं का समाधान कर दिया गया है इसकी भी डिटेल अपने पास अधिकारियों को रखनी होगी और जनता को किसी तरह की कोई भी दिक्कत पेश ना आए, इसके लिए अधिकारियों को अपने काम के तरीके में बदलाव करना होगा। ये साफ तौर पर अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं सीएम। बिल्कुल, और साथ ही भारती, इससे पहले भी हमने देखा दिन भी तय कर लिए गए हैं कि कौन कब मिल सकता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से, और साथ ही अब आगे का क्या प्लानिंग रहने वाली है, आगे कौन कौन सी नई चीजें लाई जा सकती हैं धामी सरकार की ओर से।
देखिए, विधायकों सांसदों से को मिलने का यहाँ पर समय दिया गया है और जनता मिलन, जो आम जनता है वो मुख्यमंत्री की उपलब्धता के हिसाब से डेली मिल सकती है। उनकी, जैसा कि मैंने बताया कि उनकी समस्याओं के लिए सुना जाएगा, नंबर पर वो नोट डाउन करवा सकते हैं और उसके बाद उनको समय दिया जाएगा कि आप इस समय पे आइए और अपनी बात सीएम के सामने रख दीजिए। कल इसकी शुरुआत हुई, हमने देखा किस तरीके से सीएम ने यहाँ पर कह दिया है, लोगों को सुना और उसके लिए अधिकारियों को भी यहाँ पर निर्देशित कर दिया है। इसके अलावा सीएम ने यह भी कह दिया कि मेरे लिए कोई भी किसी तरह का कोई भी गिफ्ट लेकर ना आए। आगे देखिए, 100 दिन का टारगेट लेकर चल रही है धामी सरकार, चाहे वो मंत्री हो या फिर वो खुद हो, कि 100 दिन के अंदर जो काम का तरीका है उसको यहाँ पर बदलना होगा और कई नई योजनाओं को लाने की भी बात की जा रही है। अभी देखिए, चारधाम यात्रा है, सबसे पहला सरकार का फोकस यही है कि सकुशल चारधाम यात्रा यहाँ पर संपन्न हो जाए और जो भी यात्री यहाँ से आए वो अच्छी यादों के साथ ही जाए, क्योंकि इस बार रिकॉर्ड तोड़ यात्री आने की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। और पिछले कई रिकॉर्ड ये कहा जा रहा है कि इस बार टूट जाएंगे, जिस तरीके से होटल्स की बुकिंग यहाँ पर हो रही है। तो अभी फिलहाल सरकार का फोकस यही है कि चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाया जा सके। बिल्कुल, तो ये फोकस क्लियर है सरकार का। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए भारती सकलानी। तो उत्तराखंड सरकार में कौन संगठन को देखेगा और कौन नेता विपक्ष होगा, ये तय होने में वक्त लग रहा है। फैसला दिल्ली से होना है, पर सवालों में उत्तराखंड कांग्रेस उलझी हुई है। 2022 विधानसभा चुनाव में मिली हार से उदास कांग्रेस में कौन जोश भरेगा, कौन पार्टी का अध्यक्ष होगा और कौन सदन में नेता विपक्ष होगा, इसका सिर्फ इंतजार हो रहा है। दिल्ली में प्रभारी देवेंद्र यादव ने प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष को लेकर सीनियर नेताओं से बात की। वहीं इस्तीफे के बाद दिल्ली से लौटे गणेश गोदियाल का कहना है कि जल्द प्रदेश अध्यक्ष और नेता विपक्ष के नाम का ऐलान हाईकमान करेगा। राष्ट्रीय नेतृत्व इस बात से वाकिफ है कि प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष होने चाहिए। मैं समझता हूं जल्दी ही इस बात का निर्णय होगा। मैं अभी दिल्ली गया था और विभिन्न नेताओं से मेरी मुलाकात हुई, तो सभी ये उम्मीद करते हैं कि जल्दी इस पर विचार विमर्श होगा और जो भी उचित पार्टी समझेगी अंतिम निर्णय करेगी। प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी फिर गणेश गोदियाल को मिलेगी या फिर नया अध्यक्ष आएगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन ये बात इस पर निर्भर करेगी कि नेता विपक्ष कौन होगा। और ऐसे में पार्टी दोनों पदों के लिए नाम फाइनल करने में नेता का कद, अनुभव के साथ जातीय और क्षेत्रीय समीकरण भी साधना चाहेगी। लेकिन ये सब कब होगा, इस पर कोई कुछ कह नहीं पा रहा। कई बार कह चुका हूँ कि राष्ट्रीय नेतृत्व शीघ्र निर्णय लेगा और अब भी हमको आशा है कि शीघ्र निर्णय जो है राष्ट्रीय नेतृत्व लेगा। लेकिन अभी निर्भर जो है राष्ट्रीय नेतृत्व पर करता है कि वो कब तक निर्णय लेगा। कांग्रेस में जितना कंफ्यूजन है उतना ही मुश्किल है कांग्रेस में संगठन चलाना और विपक्ष में एकजुट होकर आवाज उठाना। और दो अहम पदों पर नेता तय न होने से पार्टी में काम ठप पड़ा है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 देहरादून। कोऑपरेटिव बैंकों में चपरासी भर्ती घोटाले की जांच पर कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने सवाल खड़े किए हैं। पूर्व नेता विपक्ष प्रीतम सिंह का कहना है कि हैरानी इस बात की है जिस विभाग में घोटाला हुआ उसी विभाग के अफसर जांच कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। प्रीतम सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक तरफ तो करप्शन को रोकने के लिए टोल फ्री नंबर और ऐप जारी कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कोऑपरेटिव में गड़बड़ी की जांच कोऑपरेटिव के ही अफसर कर रहे हैं। इसलिए मुख्यमंत्री को चाहिए कि वो इस पूरे भर्ती घोटाले की एसआईटी जांच कराएं। किसी सहकारिता में नियुक्तियों में भाई भतीजावाद और व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है और मैं समझता हूं कि उसमें फिर विभागीय जांच बैठाने का कोई औचित्य नहीं बनता है, क्योंकि विभागीय ही लोगों ने तो सब कुछ किया है, खेल खेला है। और वो कौन लोग थे जिनकी सिफारिश पर जो है ये नियुक्तियां हुई हैं, तो इसके लिए तो मैं समझता हूं कि विभागीय जांच ना करा करके सीधे एसआईटी जांच जो है सरकार को करनी चाहिए। चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है और उत्तराखंड में इस बार चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ सकती है। हालांकि जाम जैसे कुछ समस्याओं के लिए तोड़ निकाला जा रहा है, लेकिन सीएम धामी यात्रा को लेकर जबरदस्त उत्साहित हैं। उत्तराखंड में इस बार चारधाम यात्रा का रिकॉर्ड टूटने की पूरी उम्मीद है। पर्यटन विभाग अपनी तैयारियों को पूरा होने का दम भर रहा है, लेकिन पहाड़ों में सबसे बड़ी समस्या जाम को लेकर बनी हुई है। परिवहन विभाग का अनुमान है कि 20 लाख से ज्यादा गाड़ियों का जमावड़ा पहाड़ों में लग सकता है।
वहीं यात्रा सीजन में अतिरिक्त बस सेवा भी लगने से ज्यादा गाड़ियों का लोड भी बढ़ने का अनुमान है, जिसे मैनेज करना बड़ी चुनौती होगा। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी भी कहते हैं कि इस बार यात्रा ऐतिहासिक होगी और हम लोगों को अच्छी यादों के साथ यात्रा करवाने की कोशिश करेंगे। सरकार की तरफ से भी हमारा प्रयास है कि चारधाम यात्रा में आने वाले सभी यात्रियों को हर प्रकार की सुविधा उनको यहाँ पर प्राप्त हो, किसी प्रकार की असुविधा का सामना उनको न करना पड़े। और इस बार चूँकि जिस प्रकार से होटलों की बुकिंग का और अन्य जो माध्यमों से हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, उसके माध्यम से बहुत सारे जो रिकॉर्ड हैं पिछले, वो आने वाले यात्रियों की दृष्टि से सारे रिकॉर्ड टूटने वाले हैं। 3/4 यात्री मई जून में आते हैं और इनमें भी लगभग आधे यात्री होते हैं जो मई के अंतिम सप्ताह से जून के दूसरे सप्ताह के बीच में आते हैं। वो पीक टाइम होता है 2-3 हफ्ते का, और सबसे बड़ा चैलेंजिंग टाइम भी वही होता है। उस समय हमको देखना है कि कैसे हम लोग कैटर कर पाएंगे। ऐसे में पुलिस भी मानती है कि बाकी फोर्स की तैनाती तो कर ली जाएगी, लेकिन जाम से निपटना मुश्किलें खड़ी कर सकता है। डीजीपी लोगों से अलग अलग महीनों या शेड्यूल बनाकर यात्रा में आने की अपील कर रहे हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे एक ही लगती है कि पार्किंग थोड़ी कम है, खासकर कुछ जगहों पे, जैसे कि गुप्तकाशी और सोनप्रयाग। तो ये एक यात्रा की उसको देखते हुए लग रहा है कि बहुत भारी संख्या में यात्रा आई, तो यात्री आए तो फिर थोड़ा पार्किंग की समस्या हो सकती है। अब 2 साल के लंबे समय बाद लोग यात्रा के लिए आएंगे तो जाहिर सी बात है सड़कों पर रश और लोड बढ़ेगा। ऐसे में तैयारियों को दुरुस्त होना बेहद जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह जिले पहुंचे चंदन रामदास का जोरदार स्वागत किया गया। फूल माला और ढोल नगाड़ों के साथ परिवहन मंत्री चंदन रामदास का स्वागत हुआ और ये कार्यक्रम कौसानी से लेकर बागेश्वर तक चलता रहा। दास ने सभी कार्यकर्ताओं का आभार जताया और कहा कि उन्हें जिन विभागों की जिम्मेदारी दी गई है उन पर वो खरा उतरेंगे। तो मैं कहता था कि परिवहन मंत्री जी से मैं बात करूंगा। आज सौभाग्य मिला है मुझे, मैं स्वयं प्रदेश का परिवहन मंत्री हूं और जो मैंने पहली समीक्षा बैठक अपने अधिकारियों की उस पर मैंने बागेश्वर स्टेशन को परिवहन डिपो के रूप में बनाने का प्रस्ताव मांग लिया है। साध्वी प्राची हरिद्वार पहुंची है और उन्होंने मस्जिदों में लाउडस्पीकर लगाने पर सवाल उठाया और कहा कि इससे सिर्फ ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। साध्वी प्राची ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट तक लाउडस्पीकर्स पर अपना फैसला दे चुका है तो कोर्ट के आदेश के बावजूद मस्जिदों से लाउडस्पीकर्स क्यों नहीं हटाए जा रहे। प्राची ने कहा कि जिसे वो सुनना चाहती है क्या वो सुन नहीं पा रहा। यही नहीं, साध्वी प्राची ने कहा कि जिस तरह हज यात्रा में हिंदू और अन्य धर्मों के लोग नहीं जाते हैं, ऐसे ही 4 धाम यात्रा में भी गैर हिंदुओं को बैन किया जाना चाहिए। लाउड स्पीकर पर कोर्ट ने भी संज्ञान में लेकर के उस पर अपना फैसला सुनाया है, कई बार सुनाया है, और कोर्ट के फैसले को भी धत्ता बताते हुए मस्जिदों से लाउड स्पीकर बंद नहीं कर रहे, जबकि इससे बहुत ध्वनि प्रदूषण फैलता है, सब जानते हैं। मुझे लगता है कि शायद लाउड स्पीकर की आवाज से इनका खुदा खुश होता है, लग रहा है कि खुदा इनका बहरा है, उसको सुनाने के लिए लाउड स्पीकर का प्रयोग किया जा रहा है। विशेषकर मैं धामी जी से निवेदन करूंगी, जैसे योगी जी काम करे उत्तर प्रदेश के अंदर, उत्तराखंड में भी धामी जी को प्रतिबंध लगाना चाहिए। गैर हिंदू 4 धाम की जब यात्राएं हो तो वहां पर उनका प्रवेश वर्जित होना चाहिए। पिछले कुछ सालों में नैनीताल की डेमोग्राफी जिस तरह से बदली है और विशेष समुदाय के लोगों का सरकारी जमीनों पर कब्जा हुआ है, वो चिंता पैदा कर रहा है। हालांकि अब ये मामला मुख्यमंत्री दरबार पहुंचा है, जिसके बाद अधिकारी हरकत में आ रहे हैं। नैनीताल शहर की जमीनों के कब्जों का मामला सीएम दरबार पहुंचा। खुफिया एजेंसीज के आगाह करने के बाद हाईकोर्ट के वकील नितिन कार्की ने मुख्यमंत्री को पत्र दिया। सरकारी जमीन पर विशेष समुदाय के अवैध घुसपैठ पर कार्रवाई की मांग करते हुए इन लोगों को रोहिंग्या और बांग्लादेशी होने की भी आशंका व्यक्त की है। स्थानीय लोगों के रोजगार पर हो रहे कब्जों पर भी सवाल उठाते हुए ये कहा गया कि यूपी के कई जिलों के लोग यहाँ पहचान छिपा कर रह रहे हैं। अब इन लोगों के वेरिफिकेशन की मांग की जा रही है। मेरा कहना यह है कि इनका वेरिफिकेशन, क्योंकि आज स्थिति ये हो गई है कि कोई भी कहीं से भी आके
यहाँ को सरकारी भूमियों पर अवैध कब्जा कर रहा है। और दूसरा वास्तव में मुझे ऐसा लगता है कि बांग्लादेशी मूल के नागरिक भी यहाँ बहुत बस चुके हैं और हो सकता है कि रोहिंग्या मुसलमान भी यहाँ आके बस रहे हैं। दरअसल बाहरी लोग रेडी पटरी लगाने से लेकर कबाड़ और टैक्सी का कारोबार करते हैं। बेरोक टोक आ रहे इन लोगों का कोई पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले को हम गंभीरता से ले रहे हैं। इसमें जल्द ही रणनीति बनाई जाएगी। इसमें पूरा एक संयुक्त हम लोग पूरा एक सारे जो है कमिश्नर साहब के तहत, डीएम साहब के तहत सब मिला के एक संयुक्त हम लोग बैठक लेके एक संयुक्त इसमें रणनीति बनाई जाएगी। नहीं, बिल्कुल हम भी गंभीर है इसमें, तो इसमें करेंगे इसमें कार्य। बहरहाल नैनीताल में पिछले कुछ सालों से बाहरी लोगों का दखल ही नहीं बल्कि क्राइम भी बढ़ा है। ऐसे में अब ये पहाड़ के लोगों के लिए चुनौती बनने लगे हैं। अगर अब भी इन्हें नहीं रोका गया तो भविष्य का संकट और बड़ा होने जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। केदारनाथ आपदा का असर लोगों के जनजीवन पर तो पड़ा ही, लेकिन बच्चों की शिक्षा पर भी पड़ा, जिसे पटरी पर लाने में सालों का समय लग गया। आपदा के बाद से बंद केदार घाटी का राजकीय प्राथमिक विद्यालय गौरीकुंड अब 9 साल बाद फिर से गुलजार हो गया है। 9 साल बाद यहां कक्षा 1 से 5वीं तक 14 छात्र छात्राओं ने प्रवेश लिया है। स्कूल का पुनः संचालन होने से ग्रामीणों में उत्साह है। साथ ही शिक्षा विभाग ने यहां शिक्षकों की भी तैनाती कर दी है। साल 2013 की केदारनाथ आपदा के बाद छात्र संख्या 0 होने पर स्कूल को बंद कर दिया गया था, जिसके बाद से गौरीकुंड के ग्रामीण लंबे समय से शिक्षा विभाग से स्कूल दोबारा खोलने की मांग कर रहे थे। 2014 की आपदा में यहाँ गौरीकुंड में जो बाढ़ आई थी उसके बाद बंद हो चुका था। लोगों ने प्लान कर दिया था रोजगार और शिक्षा के लिए, तो ये अब धीरे धीरे लोग इधर गांव के लोग और लौटने लगे हैं और फिर से हम विद्यालय की मांग की है। 12 बच्चे यहाँ पे गांव के हैं और 8-9 बच्चे नेपाली मूल के भी हैं। तो इसकी सूचना मैंने आगे भेज दिया अपने उप शिक्षा अधिकारी महोदय को, और उसके बाद उनका ये कहना है कि आगे सीओ साहब को फॉरवर्ड किया जाएगा। उसके बाद जैसे भी संस्कृति होगी उसके बाद ही यहाँ पे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिम कॉर्बेट पार्क में इन दिनों पर्यटकों का जमावड़ा लगा हुआ है। हालात ये हो चुके हैं कि कॉर्बेट के आसपास के सभी रिसोर्ट फुल चल रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कॉर्बेट में वन्यजीवों के दीदार के लिए इन गर्मियों में पर्यटक उमड़ने लगे हैं। यहाँ के बाघों का रोमांच पर्यटकों के सिर चढ़ा हुआ है। बाघों को उनके नेचुरल हैबिटेट में देखना किसी की भी पहली पसंद होता है। ऐसे में जब बेहतरीन फ्लोरा और फौना में बाघ और हाथी के साथ अन्य वन्यजीवों के दीदार हो रहे हों तो ये किसी के लिए स्वर्ग जैसी अनुभूति से कम नहीं है। वीकेंड पे तो सर यहाँ पे एक तरह से ये पैराडाइज है। मतलब जितना यहाँ पर आओ एडिक्शन ही है, जितना यहाँ पे एंजॉय कर सकता है इंसान आदमी कर सकता है। कोई भी, मेरी तो रिकमेंडेशन है, कोई भी अगर यहाँ पे आता है तो इन बिना सफारी किए ना जाए। और टाइगर हैबिटेट बहुत अच्छा चल रहा है। कॉर्बेट की आप मान के चलिए इतनी एडिक्शन है, उसका बिल्कुल सबूत ये कि मेरे पैर में इस टाइम फ्रैक्चर है और मैं अभी कल शाम को ही ढिकाला जोन से वापस आई हूँ 3 नाइट्स के बाद। पर्यटकों के जमावड़े को देखकर पर्यटन कारोबारियों के चेहरे भी खिले हुए हैं। और हो में क्यों ना, कोरोना काल के बाद के सीजन में एक बार फिर टूरिस्ट ने यहाँ का रुख जो किया है। कोरोना इस समय तो इतना बूम हुआ है कि सारे वीकेंड पैक्ड हैं। और जो 14, 15, 16 वाला गुड फ्राइडे वाला वीकेंड है उसमें ऑलमोस्ट कॉर्बेट के जितने भी रिजॉर्ट्स होटल्स हैं वो सारे पैक्ड हैं और सारी सफारी फुल हो चुकी है। कॉर्बेट और उसके आसपास का नशा ही कुछ ऐसा है कि लोग यहाँ बार बार आना चाहते हैं। और अब कोरोना केस कम होने के बाद तो एक बार फिर से रामनगर और उसके आसपास जबरदस्त माहौल है। कॉर्बेट में सैलानियों का मजमा लगा है। रामनगर से न्यूज़ 18 के लिए गोविंद पाटनी की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।